सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल्स के बारे में। ये दोनों ही मैकेनिकल की सब ब्रांचेज हैं और इनके अंदर जो सिलेबस है वो भी काफ़ी हद तक सेम रहता है। आप में से काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि भैया हमें मैकेनिकल नहीं मिल रही, तो क्या हम मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन ले ले। आप मेरे पीछे देख सकते हो DTO का बोर्ड है और इसके बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के बारे में। इन तीनों ब्रांचेस का यही एक डिपार्टमेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल्स के बारे में। तो क्या क्या काम करना होता है आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, क्या क्या मेन आप लोगों की जॉब प्रोफाइल होती है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो किस प्रोफाइल पे लेके जाती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, क्या आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। यही सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। ऐसे ही हम DTO की सारी ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नहीं तो अब इसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी ब्रांच के ऊपर देखनी है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके प्रोडक्शन में और ऑटोमोबाइल्स में। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो जो आपके प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ऑपरेशंस आपको देखने होते हैं, ऑपरेशंस का एक सब्जेक्ट होता है, मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, जो आपके 8 सेमेस्टर में धीरे धीरे करके सेमेस्टर बाय सेमेस्टर ऐड होते जाते हैं। वही अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपको कार डिज़ाइन, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल्स का डिज़ाइन होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा मैनेजमेंट का पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे। वैसे तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी ब्रांच है, लेकिन अगर आप इनमें हायर स्टडीज़ कर लेते हो तो आपके लिए स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में MBA परस्यू कर लेते हो तो आपकी लाइफ के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है और उसी की अगर आप हायर डिग्री MBA कर लो तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। ऑटोमोबाइल में अगर MTech कर लेते हो तो आप लोगों का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में। तो इंटर्नशिप के लिए कोर की कंपनीज तो काफ़ी कम आती है, लेकिन टेक और नॉन टेक में काफ़ी कंपनीज आती हैं जो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के बच्चों को ले जाती हैं। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स में कोर के लिए आपको मैकेनिकल में ही जो कंपनीज आती हैं कोर की, उनमें ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एज स्पेसिफाइड कोई मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन के लिए कंपनी नहीं आती है। तो जो स्कोप है वो MAM और पाई में थोड़ा सा कम हो जाता है रादर देन मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल एक कोर ब्रांच है, काफ़ी फेमस ब्रांच है, तो उसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि कोर, नॉन टेक और टेक में किस तरीके की कंपनीज आती हैं और आपको किस तरीके का पैकेज ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर की कंपनीज की। कोर की तो मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी कम कंपनीज आती हैं। आपको अप्लाई सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ही करना पड़ता है। लेकिन कोर के लिए 5-6 कंपनीज आपको ऑफर करती हैं कि आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल में हैं तो आपके लिए थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं जो आपकी मैकेनिकल में होती है। सब्जेक्ट्स भी मैंने बताया काफ़ी हद तक सेम होते हैं। लेकिन कोर में अगर आपको जाना है तो आप PSUs में अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरी होती है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी पर्क्स होते हैं उसके। PSUs आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी ऑफर करती है, जो कि 18 से 20 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज होता है। अब आपकी PSUs में इंडियन ऑयल हो गई, गेल हो गई, भेल हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको गेट के थ्रू अपने कंपनीज के अंदर काम करने का मौका देती हैं। अब हम बात करते हैं टेक कंपनीज के बारे में। तो टेक में तो आपको सिर्फ जो ओपन टू ऑल कंपनीज होती हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो बड़े बिग जाइंट्स हैं ये आपको अप्लाई करने का मौका देते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई ब्रांच का स्पेसिफिकेशन नहीं होता। इनके लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। दे जस्ट वांट प्योर स्किल। अगर आप स्किल्ड हो, आपने कोडिंग में काफ़ी मेहनत करी हुई है, तो ये कंपनीज आपको ऑफर दे देंगी। और ऑफर भी नहीं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस ये देती हैं आपको। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक का भी DTO से पैकेज गया है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही गया था। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी कोडिंग स्किल्स को अच्छा करके अपना ऐसा पैकेज भी ले सकते हो किसी टेक कंपनी में। अब हम बात करते हैं नॉन टेक कंपनी के बारे में। तो नॉन टेक कंपनीज में ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन दोनों के लिए ही सारी कंपनीज ओपन होती हैं। आपको सारी कंपनीज में बैठने का मौका मिलता है। अब आपके अंदर स्किल है, अगर आप उनके अंदर प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखती हैं नॉन टेक कंपनी, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप अपनी बात को प्रेजेंट किस तरीके से कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि आप किसी बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर शो कर रहे हैं।
इस तरीके की पोस्ट खुलती हैं नॉन टेक कंपनीज में। अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिकली क्या क्या पोस्ट होती है नॉन टेक कंपनीज की, सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये सारी पोस्ट खुलती हैं आपकी नॉन टेक कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल विद ऑटोमेशन और प्रोडक्शन से कैसे अलग है। ऑटोमेशन भी ऑटोमोबाइल का ही नाम है, तो DTU में मैकेनिकल विद ऑटोमेशन भी मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल को ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है तीनों में, मतलब मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सेम रहते हैं दोनों ही ब्रांचेस में। बस ये है कुछ बच्चे जिनको रैंक के हिसाब से जो भी ब्रांच मिल रही होती है वो उस ब्रांच में चले जाते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको मैकेनिकल में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट था, जिनकी रेशियो थोड़ी कम होती है, लेकिन जिनका इंटरेस्ट था तो वो क्या करते हैं, अगर उनकी रैंक ज़्यादा आई होती है तो प्रोडक्शन और मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल ले लेते हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, आपका 70 to 80% सिलेबस वही रहता है जो मैंने आपको बताया। बस जो कुछ बाइफिकेशन थी, कुछ डिफरेंसेस थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं DTU की लैब्स की। तो जैसा मैंने बताया, मैकेनिकल जैसा सब्जेक्ट है, मैकेनिकल जैसी ब्रांच है, तो आपकी जो ब्रांच में सब्जेक्ट्स होते हैं और जो लैब्स होती हैं वो भी सारी मैकेनिकल की सेम होती है। अगर आप लैब्स को अच्छे से देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इस तरफ या इस तरफ आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है क्या क्या लैब्स हैं, उनमें क्या क्या काम होता है और कैसे किस तरीके से आपको लैब के अंदर चीज़ें परफॉर्म करनी होती है। वेल्डिंग, स्मिदी, कास्टिंग, ये सारी आपकी दोनों ब्रांचेस में भी आती हैं, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन में। तो लैब्स आप वहां से अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं कि आपको क्यों कहीं पर भी मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल या फिर आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा रैंक पर भी आपको ये वाली ब्रांचेस ऑफर हो जाती हैं अच्छे कॉलेजेस में। जैसे DTU में काफ़ी हाई रैंक पर भी आपको मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन तो 100% मिल जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है, आप PSUs में अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसमें आपका जो पैकेज 18 to 20 लाख भी जा सकता है अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जो तीसरी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से आपको ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन लेनी चाहिए, वो ये, अगर आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट था लेकिन जो आपकी रैंक है वो अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप इन दोनों ब्रांचेस को लेकर भी मैकेनिकल में करियर बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको क्यों मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं लेनी चाहिए। तो भाई इतनी देर से खड़े खड़े थक गया मैं, तो अब बैठ के बात कर लेते हैं। तो आपको क्यों मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहीं पर भी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि यार आप लोग, एक तो मैकेनिकल वालों की वैसे ही बहुत कम प्लेसमेंट्स होती है, उसमें आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल को भी प्रोडक्शन को भी। तो मतलब जो उनकी प्लेसमेंट है आपको उनसे उनकी प्लेसमेंट छीननी है, जबकि आपके पास मैकेनिकल की डिग्री भी नहीं है। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आपका 70-80% सिलेबस सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैकेनिकल के ही हो गए 100%। दूसरी चीज़ वो ये है कि आपको मैकेनिकल का ही सारा काम करना होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो होता है वो सारा फील्ड वर्क होता है। अगर आप कोर में जाते हो या PSU में जाते हो, अगर आप नॉन टेक और टेक में नहीं जा रहे तो आपको सारा फील्ड वर्क करना पड़ेगा। AC के नीचे काम करने का मौका बहुत कम मिलेगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि प्रोडक्शन और मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल के लिए स्पेसिफिकली कोई भी ऐसी कंपनी नहीं खुलती है, ना तो टेक में ना ही कोर में। तो आपको मैकेनिकल के थ्रू ही, मैकेनिकल को ही अपना फादर बना के वहाँ पे घुसना पड़ेगा और तभी आपको मौका मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद पैकेजेस की, आपका क्या एवरेज पैकेज रहता है, क्या हाईएस्ट पैकेज रहता है और प्लेसमेंट रेशियो कैसा रहता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के प्लेसमेंट के बारे में। तो जो आपका एवरेज पैकेज है वो 8, 9, 10 लाख रुपए तक ही जाता है पूरी क्लास का, और जो आपका क्लास का प्लेसमेंट रेशियो है वो 60, 70, 80% तक जाता है। जो भी बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, उनका प्लेसमेंट लग ही जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो मैक्सिमम पैकेज इस साल गया था अभी, वो 1.9 CR का गया था और वो टेक कंपनी में गया था। तो मतलब अगर 1 करोड़ का भी पैकेज अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उठा रहा है तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना अच्छा स्कोप है उसके कॉलेज में। और अगर वो मेहनत करता है तो कोई भी ब्रांच उसको ऐसा मौका देती है जिससे वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर जाए। तो आप ये मत सोचना कि अगर मेरे को ब्रांच छोटी मिल रही है तो मेरा आगे का फ्यूचर ख़राब होगा या फिर मेरे को प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना यार, आप लोग भूल जाते हो हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में किसी और डिपार्टमेंट के टूर के साथ या फिर किसी बढ़िया से व्लॉग के साथ।